हाँ हो गया। हाँ नमस्ते सर, घर पे कोई है कि? हाँ है ना, पर है। आ जाए सर अंदर। आ जाओ आ जाओ। नमस्ते, कैसे करता है मैं? मेरा नाम लोकेश परमार है, मैं सरेरा से हूँ। फुटाला करावड़ा मेरा पैतृक गांव सरेरा है। मैं फुटाला करावड़ा से हूँ वैसे, और मेरा मोटिवेशनल स्पीकर का चैनल है यूट्यूब का, और मैं हर किसी की जर्नी जानना चाह रहा हूँ और शिक्षा के विषय में अच्छा से अच्छा कार्य करना चाह रहा हूँ, इसलिए आपकी जर्नी जानूंगा मैं। अपन बैठ के बात करते हैं। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हाँ तो मेरा नाम लोकेश परमार है, मैं मोटिवेशनल स्पीकर फुटाला करावड़ा खेरवाड़ा से, यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर दूर आया हूँ मैं। यहाँ घोड़ी गांव में आया हूँ मैं। इन सर का अब नाम पूछूंगा, उसके बाद में आपको पूरा परिचय बताएंगे। ये सर आपका शुभ नाम? मैं एक से सूबेदार मेजर गणेशलाल परमार नाम है मेरा, और गांव घोड़ी का रहने वाला हूँ, और फला जाला। तो सर मैं आपके माध्यम से ये संदेश अपने ग्रामीण क्षेत्र के या संपूर्ण समस्त भारत देश के निवासियों के लिए, जो छात्र पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं संदेश आपसे जानना चाह रहा हूँ। और आपकी जो पूर्व में जो स्थिति थी, किस कंडीशन से आपने, जो पहले आपके पापा क्या कंडीशन थी आपकी और पापा की, और अभी वर्तमान में क्या है, और आपकी पहले की मैं जानूंगा। सबसे पहले सूबेदार जी, पहले आपके पापा क्या करते थे सर? पहले हमारे पापा थे, वो 2 क्लास पास थे और इंडियन आर्मी में नौकरी करते थे वो। हाँ। और उसके बाद में ये रिटायर्ड हुए थे, सन 86 में हुए थे रिटायर्ड। हाँ। और हम 3 बेटे हैं उनके। हाँ। मेरा पहले की बताऊँ ना? हाँ पहले की बताओ। हाँ। पहले की बताओ आप। पहले का स्थिति क्या, बहुत ही क्या आप कक्षा शुरू से पढ़ने के आपकी क्या कंडीशन थी? आप जैसे कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे आपके शुरू में जैसे अपने घर की गरीब कंडीशन किस तरीके से उठी, आपने किस तरीके से फिर अध्ययन के लिए आप कहाँ गए, सबसे पहले कहाँ पढ़े आप? पहले क्या था कि हमारे अपने गांव में इतने पढ़ाई की स्कूल थे नहीं। हाँ। सिर्फ सेवा संघ स्कूल हुआ करते थे हर गांव में। हाँ। तो वहाँ 5 क्लास तक ही मतलब पढ़ाई होती थी। हाँ। और मिडिल स्कूल दूर जाना पड़ता था। हाँ। पहले क्या खेरवाड़ा में था। हाँ। और कल्याणपुर था। हाँ। और सेमारी में था। हाँ। और केसरिया जी में था बोले। हाँ। अब धीरे धीरे क्या होता है कि पहले के निस्बत अभी हर गांव में सीनियर स्कूल हो गया। हाँ, अभी हर गांव में सीनियर स्कूल है। और बच्चों को क्या है, अभी बहुत ही मतलब आसान हो गया पढ़ाई। और पढ़ाई भी पहले हमारे टाइम में हमको पैदल चल के जाना पड़ता था। आप कितने किलोमीटर पैदल चल के जाते थे सूबेदार जी? तो मैं क्या था कि मैं यहाँ से कल्याणपुर जाता पढ़ने के लिए, तब नदी में सौंदर्य पुल भी नहीं था। हाँ। और 10 किलोमीटर जाना और 10 किलोमीटर आना, मतलब डेली का मैं 20 किलोमीटर निकालता था बोले। दिल्ली का 20 किलोमीटर जाना आना? डेली का। हाँ, जाना आना 20 किलोमीटर। डेली का और पैदल जा करके। उस टाइम गाड़ी थी नहीं मतलब। वहाँ कौन सी स्कूल, क्या नाम था स्कूल का सर? वहाँ ये है विद्यालय का नाम था, ये मिडिल स्कूल था कल्याणपुर। कल्याणपुर में। अच्छा, मिडिल स्कूल था। बाकी सीनियर स्कूल हमारे यहाँ पहले था भी नहीं। सीनियर स्कूल था वो था केसरिया जी में था, या खेरवाड़ा में था। हाँ। बाकी नहीं था वहाँ। फिर वहाँ आपने 20 किलोमीटर स्कूल जाने के बाद, देखिए आपको यहाँ रूबरू मिला रहा हूँ मैं मेजर सूबेदार जी। हाँ, गणेश लाल जी से, मेजर सूबेदार जी गणेश लाल जी से, यहाँ घोड़ी गांव में यहाँ के क्षेत्रवासियों से भी आह्वान करना चाहता हूँ। इनकी जो पुरानी कहानी है, जो लोग जीवनी से सीख ले सकते हैं, आप खुद ले, मैं ये कह रहा हूँ। इसीलिए मैं गाँवों में, मतलब हर गांव में किसी भी व्यक्ति की जो मतलब शिक्षा के विषय में जो अग्रिम पंक्ति पर पहुंच गया है, उस व्यक्ति की जर्नी को जानकर मैं हमारे छात्र छात्राओं को, संपूर्ण भारत के छात्र छात्राओं को यह सूचना देना चाहता हूं कि जीवन में
देखो इन्होंने कितनी कष्ट सहन किए हैं, मतलब 15-20 किलोमीटर पैदल स्कूल जाना, 10 किलोमीटर जाना और 10 किलोमीटर नदी का रास्ता, उस टाइम पुल नहीं था यूं कह रहे हैं ये, और ये कह रहे हैं कि 10 किलोमीटर जाना और 10 किलोमीटर पैदल आना। नदी को पार कैसे करते थे आप? नदी में क्या, अगर बाई चांस नदी में ज्यादा पानी होता तो हम पास वाले गाँव में रुक जाया करते थे। हाँ। रुक के फिर मतलब आते थे नदी का, नहीं तो फिर क्या है कि जो बुजुर्ग लोग के हाथ पकड़ के नदी में उतार के हमको पार कराते थे मुझे। हाँ। ऐसे था पहले, बाकी ऐसी स्थिति अभी नहीं है। अभी तो यहाँ से थे उस टाइम 6 महीने 6 महीने 6 महीने आ पाते थे। फिर शादी किया, शादी के बाद में क्या था कि हमारे छोटे भाई लोग भी थे। शादी का मतलब क्या था कि उस टाइम पेमेंट भी बहुत कम था। जब भर्ती हुआ था तो 50 रुपये पेमेंट था महीने का। देखिए गणेश लाल जी कह रहे हैं कि पूरे महीने का 50 रुपये। आज का लड़का 50 रुपये नेट बैलेंस और 200-250 रुपये 300 रुपये नेट बैलेंस करवा के खत्म कर देते हैं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं। मैं उनसे कहना चाह रहा हूँ, देखिए ये एक महीना काम करने पर 50 रुपये, कितने सर? 50 रुपये मिलते 50 रुपये एक महीना काम करने पर, पूरे 30 दिन। हाँ 30 दिन के बाद 50 रुपये देते थे। और उसके बाद में जब धीरे धीरे हम जब प्रमोट हुए तो लास्ट में जब सूबेदार मेजर बना हूँ तो मेरे उस टाइम तनख्वाह 450 रुपये था। महीने के 450 रुपये। सूबेदार बने तब अच्छी रैंक पर गए तब 450 रुपये। हाँ, फिर उसके बाद हाँ, वहाँ से क्या था, फिर शादियों का ये चक्कर था कि हमारे उस टाइम पैसों की बहुत प्रॉब्लम थी। हाँ। इतनी प्रॉब्लम थी कि हम गाड़ी तो दूर बात रही, लेकिन हमें कहीं भी बाज़ार में जाना है, कुछ भी हो तो माँ बाप हम उस टाइम 10 पैसे या 25 पैसे, ज़्यादा इससे ज़्यादा हमको पैसे नहीं था हमारे पास में। और शादी का पहले इसलिए नहीं करते थे कि जब तक हम पैरों पे खड़े नहीं हो जाएं तब तक शादी इसलिए नहीं करते थे क्योंकि माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं था और इतना देख रेख करें ऐसे कोई था नहीं, और परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं था। तो हमने उस संघर्ष को देखा है और मुसीबत में। और आपके जीवन का नौकरी का सबसे पहले आपको किसने मतलब मार्गदर्शन दिया? आपके जीवन में ये नौकरी करनी पड़ती है, पापा लगे हुए थे, लेकिन आपके साथी लोगों में कोई होशियार था या आप खुद स्वयं ऐसे आपके अंदर मन में था कि मुझे फौज की नौकरी करनी है? आपके क्या था ऐसा शुरू से? तो हमने विचार किया, हॉस्टल में रहते थे, हॉस्टल में गवर्नमेंट की सुविधा थी खाने पीने की। हमने विचार किया गवर्नमेंट कब तक हॉस्टल में मतलब वो करेगी। तो हमने 2-3 साथी थे। तो जब हमने 76 में जब 10th किया था तो तीनों साथियों ने प्लान किया, बोले भाई ठीक यार ऐसे तो काम बने नहीं, अपने पैरों पे खड़ा होना ज़रूरी है। तो हम तीनों जने कहाँ जबलपुर गए और जबलपुर जा कर के हमने आर्मी ज्वाइन किया। उस टाइम जबलपुर गए आप? जबलपुर यहाँ से आपको कौन लेके गया? जबलपुर हम खुद गए थे वहाँ पे। बोले तो यहाँ से किस तरीके से गए आप? उस टाइम क्या साधन की सुविधा थी? उस टाइम कौन से सन की बात कर रहे हो सर ये जबलपुर वाली सर आप? ये 76 की बात। 76 की बात। मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, मेरा जन्म 1995 का है। तो ऐसी पुरानी बातें जानने मिल रही है, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आप सभी को मैं ये मतलब इनके माध्यम से आपको इनकी जीवनी से सीख प्राप्त करने के लिए इनके पास आया हूँ मैं, गणेश जी के पास में। तो फिर उसके बाद आप जबलपुर गए? उसके बाद में हाँ 76 में गए, जबलपुर गए तीनों साथी, और हमारा फिजिकल हुआ और रिटर्न हुआ और हम तीनों साथी एक साथ भर्ती हो गए बोले। हाँ। और भर्ती होने के बाद में तीनों एक ही रैंक से आए। तो फिर उसके बाद ट्रेनिंग कैसी होती थी? ट्रेनिंग बहुत हार्ड ट्रेनिंग होती थी। हमारे को ठीक रात की 2:30 बजे 3 बजे उठ जाना पड़ता था। उसमें साफ़ सफाई है और हथियारों की साफ़ सफाई है। जहाँ ट्रेनिंग होती थी वहाँ पर मतलब कच्चे पोस्ट थे। हाँ। तो हाथों से लिपाई भी करनी पड़ती थी। मतलब तो हमें कभी भी ट्रेनिंग के दौरान मतलब 2 बजे हमने करीब 2 घंटे 3 घंटे ही सोने मिलता था। और इतना हार्ड परिश्रम कराते थे वो कि कोहनियों के बल चलना है, घुटनों के बल चलना है, छोटी मोटी रुकावट को कूदना है, फायरिंग करना है। मतलब हर प्रकार की ट्रेनिंग वहाँ पर हमें 9 महीने तक ट्रेनिंग कराई हम लोगों ने, और अच्छी से ट्रेनिंग कराई करने। तो फर्स्ट पोस्टिंग आपकी फिर उसके जबलपुर के बाद फिर वापस फिर चाइना बॉर्डर पे हुई मेरी। चाइना बॉर्डर पे? हाँ चाइना बॉर्डर पे हुई। अच्छा, चाइना बॉर्डर पे। फिर वहाँ का एरिया कैसा था, किस तरीके से? वहाँ का एरिया पहाड़ी इलाका था, बहुत हाइट थी, बर्फ़ पड़ता था वहाँ पे, बहुत बड़ा घना जंगल है। और वहाँ उसमें भी हम कहाँ ज़मीन के अंदर रहते थे, वहाँ पर ज़मीन के अंदर मोर्चा खोद के। हाँ। और अंदर रहते थे। कोई खुद ही खोदना पड़ता था? खुदा हुआ होता था? खुद ही खोदना पड़ता था। कितने फीट का खोदना पड़ता था? वो है करीब 6 फीट का खोदना पड़ता है उसको। तो 6 बंद कर देना। हाँ तो पंखा बंद कर दीजिए, आवाज़ सही थोड़ा मिस्टेक हो रही है। तो वहाँ पे तो ये मैं ये कह रहा हूँ, जैसे तो आप खुद खोदते थे गड्ढा? हम खुद अपने हाथ से
हाथ से ट्रेनिंग के दौरान पूरा सिखाया जाता है हमको मोर से कैसे तो बनाते कितने हैं। फीट का गड्ढा 6 फीट 6 फीट का 6 फीट खुद खोदना और खुद अंदर जाना, खुद ही अंदर जाना, हथियार औजार साथ में ले जाने के। औजार साथ में, और अपना बिस्तरा भी साथ में होगा, खाना पीना भी साथ में होता था। इस प्रकार से वहाँ करना अच्छा, पड़ता तो फिर आपने चाइना बॉर्डर पे ड्यूटी करने के उपरांत फिर और कौन से स्टेट में गए आप? वहाँ से फिर नागालैंड में गए हम। नागालैंड में। नागालैंड में कैसी स्थिति बताइए? नागालैंड में वहाँ था ये सिंचाई सीटों के मोर्चे, मतलब मकान बने हुए थे। हाँ। अपने लकड़ी के खंभे लगा के ऊपर सिंचाई सीट लगाई हुई थी। हाँ। तो उसमें रहते थे हम बोले। अच्छा, और उसके बाद फिर उसके बाद आप कौन से स्टेट में गए? हाँ, उसके बाद में हम सिक्किम में गए फिर। सिक्किम। हाँ, सिक्किम। गंगटोक सिक्किम है ना? हाँ, गंगटोक हाँ, सिक्किम में। सिक्किम में फिर सिक्किम का एरिया स्थिति कैसी थी? वहाँ की पर, पढ़ाई का वहाँ ठीक था, थोड़ा एजुकेशन वाला एरिया था वहाँ पे। और भारत के कौन से स्टेट में किया आपने? भारत में मैं यहाँ गया, पंजाब में है, हाँ। श्रीनगर में श्रीनगर है, लद्दाख है, हाँ। ये सब जगह गए हम। तो आपने सब जगह गए, तो वहाँ मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इन स्टेटों में आपने नौकरी की, तो सबसे ज़्यादा किस स्टेट में आपने एजुकेशन देखा? एजुकेशन सबसे ज़्यादा हमने देखा है ये दार्जिलिंग में थे। हाँ। और ये श्रीनगर साइड में जो नीचे वाला हिस्सा था। हाँ। उसमें एजुकेशन का था। नागालैंड में था, वो भी जो मेन रोड में था। हाँ। वहाँ था। बाकी के पहाड़ी इलाके में, जंगल के एरिया में वहाँ मतलब नहीं था। पढ़ाई का कोई रास्ते भी सही नहीं थे वहाँ पे। अच्छा। ऐसा था। और फिर हमारा ये ब्लू स्टार में जब ये अमृतसर में जो हुआ था अपने लड़ाई हुई थी, उसमें तो जितने जब 76 के बाद में जितने भी लड़ाई हुई सारी अटेंड की। ओपी रक्षक और ये दूसरा ओप विजय अपना जो हुआ था। हाँ। कारगिल की जो पहाड़ी है। हाँ, हाँ। उस पे भी कैप्चर किए थे। हाँ। श्रीलंका के अंदर भी लड़ाई हुई, 3.25 साल वहाँ भी रहा मैं। हाँ। वहाँ पे भी रह के आया मैं। 3.25 साल? हाँ, 3.25 साल रह के आए श्रीलंका। 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 तो कैसे जाना हुआ वहाँ, किस तरीके से गया? हम यहाँ से ना अपने ग्वालियर से बाई ईयर गए थे। हाँ। और जब 87 में लड़ाई, फिर उसके बाद श्रीलंका से फिर महाराष्ट्र में आए। फिर हम महाराष्ट्र में आए। हाँ, हाँ। महाराष्ट्र में आए। और महाराष्ट्र में आकर फिर वापस आए अहमदाबाद में, अपने यहाँ गुजरात में आए। हाँ। और बाकी हम राजस्थान तो हमारा किस्मत में लिखा ही नहीं। पूरी 30 साल नौकरी की, राजस्थान में कभी आने का मौका मिला ही नहीं, बोले बार बार नौकरी की। फिर उसके बाद आपने शादी हो जाने के बाद में जो बच्चों की स्थिति थी, तो आपने घर बार संभालना सारा करना कौन करता था? हाँ, हमारे घर से हमारे मिसेज थे। हाँ। उनने पूरा बच्चों को देखभाल किया है। हाँ। और आज की तारीख में दो बेटे, एक बेटी सर्विस में कर रहे हैं। हाँ। एक बेटा फर्स्ट ग्रेड है। हाँ। एक बेटा सेकंड ग्रेड है। हाँ। और एक बच्चा है वो अभी BSc B.Ed है। हाँ। बाकी मेरे सब मेहरबानी मेरी मिसेस की रही। और मेरे पास इतना टाइम नहीं, मतलब दे ही नहीं पाता था मैं आर्मी होने के बाद में। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। तो अपने यहाँ से कोई फौजी में भी लड़का, आपके बच्चे कोई सुपुत्र कोई फौजी में हुए, उसके बाद कुछ ऐसा हुआ? हाँ, वायरलेस ऑपरेटर में हमारा आर्मी के अंदर मेरा बड़ा बेटा हुआ। हाँ। उसने 8 साल नौकरी किया। 8 साल नौकरी की उन्होंने? अभी नौकरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो? 8 साल नौकरी किया। वहीं से उसने फिर B.Ed करके B.Ed में अपना इसमें B.Ed की। हाँ। B.Ed करने के बाद में उसने रीट का एग्ज़ाम दिया, वो पास हो गया। तो उसने फिर अपने सेना की नौकरी को रिज्वाइन दे करके और वापस सेकंड ग्रेड में अभी टीचर है। वो बिलक के अंदर उसकी ड्यूटी है फिलहाल। क्या नाम है उनका? राजेश परमार। देखिए मैं यहाँ के सभी समस्त भारत के संपूर्ण छात्र छात्राओं को यहाँ संदेश देना चाहता हूँ। देखो, इनके बेटे ने, राजेश जी परमार नाम है उनका, उन्होंने आर्मी में 8 साल नौकरी करने के बाद वापस B.Ed करने के उपरांत भी उन्होंने टीचर की नौकरी ली। तो लोग एक एक नौकरी के लिए तरसते हैं। इनके सुपुत्र ने 2 नौकरी ली है। 8 साल नौकरी करने के बाद भी टीचर बने हैं। बहुत ही बढ़िया, ऐसे सुपुत्र को आपने जन्म दिया। बड़ी खुशी है मुझे कि ऐसी जर्नी आपकी जीवनी जानने मिल रही है, ताकि ये जीवनी लोगों तक पहुँचे और अच्छे सीख लें। फिर उसके बाद यहाँ पे टीचर में हो जाने के बाद में अभी वो उनकी पोस्टिंग बिलक में है। बिलक में। और एक बेटे की आपकी पोस्टिंग दूसरे? एक बेटा वो CSO है, अपना कारसा में उसकी ड्यूटी है। हाँ। और बेटी की है अपने सरकारी हॉस्पिटल जो उदयपुर में, अच्छा, जनाना में है। हाँ। हाँ, वहाँ पे ड्यूटी कर रही है। एक बेटा रह गया है, वो अभी BA B.Ed है। हाँ। तो गणेश जी, बहुत ही बढ़िया लगा। मैं आपके बेटे के स्वरूप हूँ, मैं भी खुद अध्यापक हूँ, लेकिन मैंने एक बीड़ा उठाया है कि यहाँ संपूर्ण भारत में, संपूर्ण समाज में एक शिक्षा का एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करना चाह रहा हूँ मैं। तो मैं सबका संदेश लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे सर के, जैसे आपने शुरुआती दिन किस कंडीशन से गुजारे और आज जो बदलाव आया, वो सबसे पहले किस चीज़ से बदलाव आया? अभी एजुकेशन से आया जो भी है। अगर बच्चे नहीं पढ़ते तो वो हो नहीं पाता था। बच्चों ने क्या एजुकेशन अच्छा किया और सभी अपनी जगह पे अच्छे हैं। और
अभी क्या है कि जो भी काम है वो वेल सेट है, हम बढ़िया काम चल रहा है। आज का ज़माना है, पैसों का है, पैसे की हर को आवश्यकता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति को इस नए ज़माने में पढ़ाई अच्छी करना है और ताकि आगे सर्विस करे और अपने फैमिली को, अपने बच्चों को आगे मार्गदर्शन दे सके, आगे बढ़ा सके, तो इससे अच्छा रहेगा वो। हाँ सही, धन्यवाद, आपने अच्छा कहा। क्योंकि अगर आपको भी अगर ये शिक्षा नहीं मिलती तो ये सारी सिस्टम, ये जो अभी अपन देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, इनकी जो स्थिति है, वेल सेट स्थिति है, जो हमारे यहाँ घोड़ी गांव के निवासी है गणेश लाल जी। और अगर ये नहीं पढ़ते तो अगर नहीं पढ़ते तो क्या कंडीशन होती? तो कुछ नहीं पढ़ता तो मैं अपना ये इतनी प्रोग्रेस नहीं कर सकता था, क्योंकि हम मिट्टी के मकान में रहते थे, किवाड़ नहीं था, हमारे हर कंडीशन ख़राब थी, पीने के पानी की मुसीबत थी। आज की तारीख में ऐसा नहीं है। एजुकेशन ऐसी चीज़ है जो लास्ट तक, मतलब एजुकेशन के मतलब कोई बराबरी नहीं कर सकता है, और एजुकेशन से ही हर व्यक्ति ऊपर उठ सकता है, अपना हर मुसीबतों को दूर कर सकता है। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हाँ, तो गणेश जी आप अपने यहाँ के जो थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है, मैं यहाँ से आपके पास 70 किलोमीटर दूर बाइक चला के मैं आपकी जर्नी को जानने आया हूँ, और मुझे फक्र हो रहा है कि मतलब ये तो ऐसी स्थिति जानने मिल रही है, लेकिन वो रात और वो दिन कौन सा होगा जिन्होंने ठंड सहन की होगी और आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। शायद नसीब नहीं होता है फौजी को, कई फौजियों को ऐसी कंडीशन आती है कि मतलब बेग लगे और जाने का ऑर्डर आता है, तब भी आदमी फौजी शहीद हो जाता है, ऐसी कंडीशन भी आती है। मेरे साथियों, ऐसा सुपुत्र और ऐसे मेरे पिता तुल्य गणेश लाल जी को मैं नमन करना चाह रहा हूँ कि ये यहाँ पर आज सुखमय जीवन जी रहे हैं, वापस आ गए हैं ड्यूटी से, और इनके जो रिटायरमेंट हुआ है उसके उपरांत ये सुखमय जीवन जी रहे हैं। क्योंकि अगर फौज में नौकरी करना मतलब यहाँ कलेजा मांगता है, यहाँ पे जिगर चाहिए फौजी की नौकरी करने के लिए, और आज यहाँ पर आया और मुझे फक्र हो रहा है, इनसे बात करके बड़ी खुशी हो रही है कि ऐसे शख्स से मिल रहे हैं कि आप ये अगर सीख लेके आप मेरे साथियों युवाओं अगर नहीं समझ पाए तो शायद हो सकता है यहाँ इस दुनिया में कोई समझाने वाला नहीं है मेरे साथियों। और आप अपने यहाँ के बढ़ते जो लड़कों को आगे बढ़ रहे हैं कि अपनी जो स्थितियाँ है, कंडीशन है लड़कों की, लड़के बाइक लेके घूम रहे हैं, किस कंडीशन से घूम रहे हैं, सारी स्थितियाँ इनकी आज मेरे को समझ में नहीं आ रही है पढ़ाई के बारे में, इसलिए मुझे बीड़ा उठाया है। तो आप इन युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ, मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहूँगा कि मैं जो अपनी फौज की स्थिति बताई, उसके बाद सेकंड और बताऊंगा कि आने के बाद में मैं घर पे नहीं बैठा रहा, वापस हिंदुस्तान जिंक जावरमा इसमें 14 साल नौकरी और किया मैंने। हाँ। वहाँ से फिर मेरी एज पूरी हुई, वहाँ से भी रिटायरमेंट में हो गया हूँ। हाँ। तो युवा साथी से मैं ये कहना चाहूँगा कि रही बात नशे की, हाँ। मैं इतनी इंडियन आर्मी में सर्विस किया, मैं कोई दारू, सिगरेट, तम्बाकू, आज तक मेरे घर में भी ऐसी चीज़ है ही नहीं। न मेरे बेटों में थी, न मेरे फादर में, न बड़े फादर में भी नहीं है। आज नशे के नाम की चीज़ नहीं है। तो एक तो नशे से दूर रहे, दूसरा नशे से दूर रहोगे तो आपका हर काम ऑटोमेटिकली अच्छा काम हो जाएगा, और हम अपने समाज के साथ में जुड़ के चलें, और आप एजुकेशन के आप पा करके अच्छे अधिकारी बन जाते हो तो अपने भी साथी गांव के अपने समाज के लोगों को भी सहयोग करें, ताकि उसको भी उठाने की कोशिश करें। कहने का मतलब है मेरा कि अपने लोग क्या है, अधिकारी लोग बन जाते हैं, लेकिन अपने लोगों को बहुत बढ़िया बोल रहे हैं आप, खुलकर बोलो, खुलकर बोलना चाहिए, बहुत कम, क्योंकि मैं टीचर हूँ फिर भी बोल रहा हूँ, आप बेधड़क बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो पूरी आपके उसमें मन की अभिव्यक्ति को प्रकट कीजिए। बहुत कम सहयोग करते हैं। बाकी अदर कास्ट, दूसरी कास्ट है, वो अपने साथियों को, अपने परिवार को, अपने समाज को सहयोग करते हैं, लेकिन अपने थोड़ा इसमें कास्ट में क्या है कि इस सहयोग में थोड़ा मैं कमी महसूस करता हूँ, देखता हूँ अपने आप को। क्योंकि मैं सेना में नौकरी किया तो हमारा ऐसा नहीं था, हम पूरे इंडियन संपूर्ण समाज के लोग एक साथ में रहते थे, साथ में थे, एक थाली में खाना, एक दूसरे के साथ देते थे। अगर बाई चांस लड़ाई के अंदर गोली लग गई तो उस बंदे को हम कंधे में उठा करके अपने सही जगह पहुंचाते थे। मतलब हमारा एक टीम वर्क ऐसा था। तो ऐसा टीम वर्क अपने समाज में भी ऐसा होना चाहिए, और मैं भी समाज में अभी आजकल काम कर रहा हूँ, और समाज में यही उनको समझाता रहता हूँ, और समझाना चाहिए हर इंसान को, मेरा यही सोचना है। हाँ, धन्यवाद गणेश जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और आपसे फिर भी मिलेंगे, हम कभी भी आएंगे तो यहाँ। और आपने बहुत ही हमारे युवा साथियों को अच्छे सीख की बात बताई, और सभी यूजरों से मैं और यूट्यूब मेरे चैनल के सभी
उपयोगकर्ताओं को जो उपयोग कर रहे हैं, मेरे चैनल को देख रहे हैं, और समस्त गाइज को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें और नशे से दूर रहे। इन्होंने गणेश जी ने बात बताई, नशे से दूर रहे और समाज के साथ में मिलजुल कर रहे, मतभेद नहीं रखे। बहुत ही ये जो बातें बताई है वाकई में आपके जीवन में उतार दी तो आपका जीवन सफल है। आपने मेरी बात और गणेश जी की और सूबेदार जी की बात सुनी, इसलिए मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। बेटा पापा दूध गरम कर